हाँ जी, तो आज हम करने जा रहे हैं क्लास 11th का चैप्टर 3 दैट इज़ पब्लिक प्राइवेट एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेज़। इसमें पहले हम प्राइवेट सेक्टर को थोड़ा सा करेंगे क्योंकि हम प्राइवेट सेक्टर पहले ही ऑलरेडी कर चुके हैं प्रीवियस चैप्टर में। प्राइवेट सेक्टर यानी प्राइवेट एंटरप्राइजेज़ भी बोला जाता है, जिसको दे आर फुली ओन्ड बाय प्राइवेट इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स एंड देयर इज़ नो इंटरफेरेंस फ्रॉम एनी स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ओनरशिप। मतलब जिसकी ओनरशिप पूरी तरीके से प्राइवेट इंडिविजुअल्स या ग्रुप्स के हैंड्स में होती है और उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट की कोई इंटरफेरेंस नहीं होती ओनरशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे आप एग्जांपल ले सकते हैं रिलायंस ग्रुप, रतन टाटा ग्रुप, अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप, आदित्य बिरला ग्रुप। अब प्राइवेट सेक्टर को हमने किया था दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, नॉन इनकॉर्पोरेटेड एंड कॉर्पोरेटेड। नॉन इनकॉर्पोरेटेड मतलब जिसको रजिस्टर करवाना मैंडेटरी नहीं है, लाइक सोल ट्रेड, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, पार्टनरशिप, जॉइंट वेंचर। कॉर्पोरेटेड जिसको रजिस्टर करवाना मैंडेटरी है, जॉइंट स्टॉक कंपनी एंड कोऑपरेटिव एंटरप्राइजेज। इसके फीचर्स क्या होते हैं? प्रॉफिट मोटिव, प्राइवेट सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर का मेन मोटिव होता है प्रॉफिट अर्न करना। सेकंड है प्राइवेट ओनरशिप, मतलब जहां ओनरशिप प्राइवेटली इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स के हैंड्स में होती है। प्रॉफिट एज एविडेंस ऑफ सक्सेस, जहाँ ज़्यादा प्रॉफिट होगा इसका मतलब माना जाता है कि वो ज़्यादा सक्सेस बिजनेस कर रहा है। प्राइवेट मैनेजमेंट, इसका जो मैनेजमेंट होता है सारा प्राइवेट इंडिविजुअल्स के हैंड्स में होता है। लेस पॉलिटिकल इंटरवेंशन, क्योंकि प्राइवेटली सब कुछ होता है तो इसलिए पॉलिटिकल इंटरवेंशन इसमें कम होती है। अब ये था प्राइवेट सेक्टर जो हम पहले भी कर चुके हैं। अब इसमें हम मेन करेंगे इसमें पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर है दोज एंटरप्राइजेज विच आर एस्टेब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट एंड हुज ओनरशिप एंड मैनेजमेंट आर आल्सो इन द हैंड्स ऑफ गवर्नमेंट। मतलब ऐसी एंटरप्राइजेज जो गवर्नमेंट के ने एस्टेब्लिश किया है और उसका ओनरशिप और मैनेजमेंट भी गवर्नमेंट के हैंड्स में है। इधर इंटायरली ओन्ड बाय द गवर्नमेंट और देयर मैक्सिमम ओनरशिप लाइज विद इट, या तो वो पूरा का पूरा या फिर मैक्सिमम का मतलब मोर देन 50%, तो इससे गवर्नमेंट के हैंड्स में होता है, गवर्नमेंट उसकी ओनर बोली जाएगी। इसके अदर नेम है जैसे स्टेट एंटरप्राइजेज, पब्लिक एंटरप्राइजेज, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स भी बोला जाता है, गवर्नमेंट अंडरटेकिंग्स भी बोला जाता है इसको। स्टेट एंटरप्राइजेज में यहाँ पर स्टेट का मतलब स्टेट नहीं है, यहाँ गवर्नमेंट आता है बच्चों, ये ध्यान रखना आप। चीफ एम सर्विस ऑफ द पीपल, इसका जो मेन मोटिव होता है, पब्लिक सेक्टर है, गवर्नमेंट के हैंड्स में होता है सब कुछ, तो इसलिए इनका मेन मोटिव सर्विस करना होता है, ना कि प्रॉफिट अर्न करना। ऑल गवर्नमेंट कंसर्न्स आर नॉट गवर्नमेंट एंटरप्राइजेज, लाइक गवर्नमेंट कॉलेज, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स आर नॉट गवर्नमेंट एंटरप्राइजेज। ये देखिए हमें पता होता है कि जैसे ये गवर्नमेंट कॉलेज है, ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, ये गवर्नमेंट एंटरप्राइजेज नहीं होते, यानी पब्लिक सेक्टर नहीं होते। हैंस ओनली those government enterprises are called government or public enterprises which undertake economic or business activities। ऐसे ही बस जो इकोनॉमिक और बिजनेस एक्टिविटीज़ करते हैं उनको ही गवर्नमेंट एंटरप्राइजेज बोला जाता है। जैसे यूको बैंक है, और भी बैंक्स हैं जिनमें आप नीचे देखना साइन बोर्ड में लगा होता है एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग, उनको ही बस पब्लिक सेक्टर बोला जाएगा या गवर्नमेंट अंडरटेकिंग्स बोला जाएगा। जो ये गवर्नमेंट कॉलेजेस, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं, इनका मेन मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता, बिजनेस करना नहीं होता, जो बस इकोनॉमिक और बिजनेस एक्टिविटीज़ करते हैं उनको ही पब्लिक सेक्टर के अंडर लिया जाता है। अब है कि पब्लिक सेक्टर के फीचर्स क्या हैं। पब्लिक सेक्टर के फीचर्स, स्टेट ओनरशिप, स्टेट मैंने आपको पहले भी बताया है, यहाँ स्टेट का मतलब गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट की ओनरशिप होती है। स्टेट कंट्रोल, सारा का सारा कंट्रोल गवर्नमेंट के अंडर होता है, उसका मैनेजमेंट ओनरशिप सारा इस्टेब्लिशमेंट सब गवर्नमेंट के अंडर होता है। फाइनेंशियल फ्रीडम, क्योंकि गवर्नमेंट है उसको फाइनेंशियल फ्रीडम होती है, वो कैसे भी अपना पैसे यूज़ कर सकती है, कितना भी लगा सकती है। सर्विस मोटिव, इनका मेन मोटिव सर्विस करना होता है, ना कि प्रॉफिट अर्न करना। पब्लिक अकाउंटेबिलिटी, इनका जो भी काम होता है ये पब्लिक को अकाउंटेबल होते हैं, मतलब इनको पब्लिक को जवाब देना होता है कि आपने क्या काम किया क्या नहीं किया, क्योंकि जो मेनली जो पैसा होता है वो पब्लिक के थ्रू आता है इनके पास, टैक्स के द्वारा या फिर उनसे लोन वगैरह लेकर उनके डिपॉजिट्स के थ्रू, तो ये पब्लिक को अकाउंटेबल होते हैं कि हमने ये काम किया। ब्यूरोक्रेसी इन मैनेजमेंट, इसके मैनेजमेंट में ब्यूरोक्रेसी होती है, सारा का सारा मैनेजमेंट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ के द्वारा किया जाता है। हारमोनियस इंडस्ट्रियल रिलेशन, इसमें इंडस्ट्रियल रिलेशन अच्छे स्थापित हो जाते हैं क्योंकि किसी को एक दूसरे से जलन ईर्ष्या नहीं होती, सभी अपनी पोस्ट पर फिक्स होते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं, तो इसलिए उनको कोई आपस में प्रॉब्लम नहीं होती। यूज़फुल फॉर ऑल सेक्टर, ये जो है ये सभी सेक्टर्स के लिए सेम काम करता है, ऐसा नहीं है किसी एक सेक्टर में काम किया है किसी दूसरे सेक्टर में नहीं करेगा, ये सबके लिए सेम होता है। नेक्स्ट है हमारा मोनोपोली इन फ्यू सेक्टर्स, इसकी जो मोनोपोली होती है वो कुछ सेक्टर्स में होती है। जैसे हम एग्जांपल ले सकते हैं रेलवेज़, पोस्ट एंड टेलीग्राफ सर्विसेज, ये सभी सेक्टर में अपना काम नहीं करता, कुछ सेक्टर्स में ही मोनोपोली है इसकी, और ये किसी एक के लिए
यूज़फुल नहीं है। जैसे पोस्ट एंड टेलीग्राफ है, वो अपनी सर्विस सभी को प्रोवाइड करता है, किसी एक सेक्टर के लिए नहीं है, सभी के लिए, सभी को प्रोवाइड करता है। फॉर्म्स ऑफ पब्लिक सेक्टर। अब पब्लिक सेक्टर को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, वही सेम प्राइवेट सेक्टर की तरह नॉन इनकॉर्पोरेटेड एंड कॉर्पोरेटेड। नॉन इनकॉर्पोरेटेड जिसको रजिस्टर करवाना जरूरी नहीं है, जिसके अंदर आता है हमारा डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स, और इनकॉर्पोरेटेड यानी स्टैट्यूटरी या पब्लिक कॉर्पोरेशंस और गवर्नमेंट कंपनी। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स ये क्या होता है? इट रेफर्स टू दैट पब्लिक एंटरप्राइज विच इज़ रन एज अ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट अंडर द डायरेक्शन ऑफ द मिनिस्टर कंसर्न। मतलब ऐसी पब्लिक एंटरप्राइजेज जो किसके द्वारा रन की जाती है? गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के द्वारा। किसके? इसकी स्पेशली मिनिस्ट्रीज़ होती हैं, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ऐसे होती हैं, वो इसको रन करती हैं, उनके अपने डिपार्टमेंट होते हैं, उनके द्वारा रन किया जाता है ये। मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ द मैनेजिंग द पब्लिक एंटरप्राइजेज, जैसे देखिए द इंडियन पोस्ट एंड टेलीग्राम डिपार्टमेंट ये कौन संभालता है? मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन। द इंडियन रेलवेज ये मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। तो ऑल इंडिया रेडियो, टेलीफोन सर्विसेज, दूरदर्शन, ये सभी इसके एग्जाम्पल्स हैं डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स के। नेक्स्ट है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स की फीचर्स क्या हैं। ये हमें थोड़ा डीपली करना बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्योंकि इनमें MCQs आ जाते हैं, कई बार पता नहीं चलता कि ये क्या बनेगा। फॉर्मेशन फॉर्म्ड एज गवर्नमेंट डिपार्टमेंट बाय द गवर्नमेंट, कि इसकी फॉर्मेशन किसके द्वारा की जाती है? गवर्नमेंट के द्वारा की जाती है। ओनरशिप किसकी होती है? पूरी की पूरी गवर्नमेंट की होती है, और इसी के अंडर कंट्रोल होते हैं सारा का सारा। मैनेजमेंट किसके द्वारा किया जाता है? जो इनकी मिनिस्ट्री होती है, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, इनके द्वारा सारा का सारा मैनेजमेंट किया जाता है। उनके जो सेक्रेटरी होता है उस डिपार्टमेंट का, उसको बोला जाता है CEO। फाइनेंसिंग किसके द्वारा की जाती है? इसमें एक जनरल बजट प्रिपेयर किया जाता है, ध्यान रखना, हर साल जनरल बजट प्रिपेयर किया जाता है और पार्लियामेंट को या फिर स्टेट असेंबली को उसको सेंड किया जाता है। फिर जब वहाँ से अपना ये फिक्स हो जाता है तो ये विदड्रॉ कर सकते हैं मनी को या गवर्नमेंट ट्रेजरी से, और उसके अंदर ही ये अपनी इनकम डिपॉजिट की जाती है गवर्नमेंट ट्रेजरी में ही। इनको पब्लिक से बोरो करने का कोई राइट नहीं होता। ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये आप ध्यान रखना। अपॉइंटमेंट्स, इसकी अपॉइंटमेंट किसके द्वारा की जाती है? UPSC, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, एंड SSB, स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड। जो इसके जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको सभी को क्या बोला जाता है? गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़। आपने देखा होगा UPSC बहुत सारे एग्जाम्स कंडक्ट करता है, सिविल सर्विसेज के, SSB बहुत एग्ज़ाम कंडक्ट करता है। नो सेपरेट एग्जिस्टेंस, इनकी कोई सेपरेट एग्जिस्टेंस नहीं होती। इनको नो सेपरेट एग्जिस्टेंस का मतलब क्या है? ये अपने नाम पर कोई प्रॉपर्टी नहीं रख सकते, सारे के सारे इनको गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ती है। ना ही ये किसी के खिलाफ सूट फाइल कर सकते हैं, ना ही कोई इनके खिलाफ सूट फाइल कर सकता है। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी, इनकी कोई एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी नहीं होती, मतलब ये खुद से कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं बना सकते, सारा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंडर आता है, पूरी की पूरी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस के अंदर काम होता है, तो इसीलिए सारा गवर्नमेंट के अंडर इसमें काम करना पड़ता है। मेरिट्स, अब इसकी मेरिट्स क्या है? इजी फॉर्मेशन, क्योंकि रजिस्ट्रेशन इसका ज़रूरी नहीं है तो इसलिए इजी फॉर्म हो जाता है। बस एक गवर्नमेंट को एक ऑर्डर पास करना होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर होता है, उसके थ्रू ये जल्दी से एस्टेब्लिश हो जाता है। इफेक्टिव कंट्रोल, एजुकेटेड एंड ट्रेंड ऑफिसर्स होते हैं इसके अंदर, इसलिए इफेक्टिव कंट्रोल रहता है। जैसे IAS ऑफिसर्स, IPS ऑफिसर्स, IRS, IFS, ये सारे इसके अंडर आते हैं, सारे एजुकेटेड होते हैं और ट्रेंड किया जाता है उनको, तो कंट्रोल काफ़ी इफेक्टिव रहता है। इंक्रीज इन गवर्नमेंट इनकम, इसे गवर्नमेंट, देखो वैसे तो गवर्नमेंट का पैसा यूज़ करके तब इनके जो खर्चे हैं वो होते हैं, बट जब इनका एक बार खर्चा कंप्लीट हो जाता है तो फिर जो इनकी एक्टिविटीज़ के थ्रू जो पैसा आता है वो उससे गवर्नमेंट की इनकम बढ़ती है। डिक्रीज इन टैक्स बर्डन, वही टैक्स बर्डन मैंने आपको बताया कि एक बार तो पैसे पब्लिक से आते हैं टैक्स के थ्रू, तो खर्चे किए जाते हैं, लेकिन जब इनके खर्चे पूरे हो जाते हैं और फुलफिल हो जाते हैं इनके एक्सपेंडिचर, तब इनकी जब खुद की इनकम आने लग जाती है तो टैक्स का बर्डन कम हो जाता है। इजी फाइनेंसिंग, क्योंकि गवर्नमेंट का सारा कंट्रोल होता है, गवर्नमेंट के हैंड्स में होता है, तो इसके फाइनेंस करना बहुत ईजी रहता है। प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स, देखो गवर्नमेंट को सारा जवाब देना होता है, पब्लिक को सारा जवाब देना होता है, तो गवर्नमेंट से इनको बजट की परमिशन लेनी होती है, तो ऐसा नहीं है कि यूज़ नहीं करेंगे, यूटिलाइजेशन बहुत प्रॉपर किया जाता है। जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं उनकी सारी जानकारी होती है, उनका सबका प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना ज़रूरी हो जाता है इसलिए फंड्स का। अब है हमारा लिमिटेशंस, देखिए जहाँ मेरिट्स होती हैं वहाँ कहीं ना कहीं लिमिटेशंस तो होती ही हैं। फर्स्ट है लैक ऑफ प्रॉम्प्ट एक्शन, क्योंकि सारा डिसीज़न
ऐसे खुद से नहीं लिए जा सकते, इसकी ऑटोनॉमी नहीं होती, तो एक्शन लेने में यहाँ डिले हो जाता है। पहले गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ती है, डॉक्यूमेंट का काम पूरा करना पड़ता है, इसीलिए यहाँ पर लैक ऑफ प्रॉम्प्ट एक्शन होता है, लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। कोई भी डिसीजन, कोई भी काम खुद से नहीं किया जा सकता गवर्नमेंट की परमिशन के बिना। एट ए टाइम अगर आपको किसी काम की ज़रूरत है तो भी आपको बिना परमिशन के आप काम नहीं कर सकते, तो इसीलिए फ्लेक्सिबिलिटी की कमी रहती है। लैक ऑफ इंसेंटिव, क्योंकि इंसेंटिव क्या कैसे रहता है इसमें, क्योंकि देखिए जो इनको कोई वो होते हैं, ये गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं, तो इनको इंसेंटिव की नहीं रहती कि हाँ हमें इंसेंटिव्स मिले, तो इसमें लैक ऑफ इंसेंटिव रहता है। तो इनको कोई भी ये स्पेशल एफर्ट्स नहीं करते कि इनको स्पेशल इंसेंटिव मिलेगा, क्योंकि इनके पास ऑलरेडी गवर्नमेंट के थ्रू अच्छी सैलरी मिल रही होती है इनको, तो ना ही कोई फिर ये स्पेशल एफर्ट्स नहीं डालते इंसेंटिव लेने के लिए। लैक ऑफ कॉम्पिटिटिव फीलिंग, देखो कि सभी अपने अपने फील्ड में होते हैं, गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ होते हैं, सबकी अपनी वैल्यू होती है, तो उनके अंदर कंपटीशन की फीलिंग्स नहीं आती हैं, और क्योंकि उनको किसी को इम्प्रेस नहीं करना होता, किसी को प्रॉफिट मोटिव नहीं होता उनका अर्न करना, तो कॉम्पिटिटिव फीलिंग्स नहीं आती वहाँ पर। इंक्रीज इन टैक्स बर्डन, टैक्स बर्डन इनके ऊपर बढ़ जाता है, क्योंकि इनकी एक्टिविटीज़ के इतने खर्चे होते हैं। वैसे कहने को तो है कि जनरल पब्लिक से लेने के बाद जब उनकी इनकम आती है तो वो टैक्स बर्डन कम हो जाता है, बट नहीं, फिर भी जनरल पब्लिक के ऊपर इनके एक्सपेंसेस का खर्चा बढ़ जाता है। मोर पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, गवर्नमेंट का है, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस तो होगी ही, तो इसीलिए पॉलिटिकल इंटरफेरेंस इसके अंदर रहती है। रेड टेपिज्म, रेड टेपिज्म देखिए वर्ड बहुत आपने सुना भी होगा कि गवर्नमेंट के काम में बहुत एक्सेसिव पेपर वर्क होता है, तो इसलिए वहाँ पर फाइल्स पड़ी रहती हैं जिनके ऊपर एक रेड टेप बंधी हुई होती है, तो इसलिए इसको रेड टेपिज्म बोला जाता है। जहाँ काम एंड तक जाता ही नहीं है, वो ऐसे ही फाइल्स पड़ी रहती हैं, इसलिए इसको बोला जाता है रेड टेपिज्म। अब है हमारा सेकंड इनकॉर्पोरेटेड में जो आता है हमारा स्टैट्यूटरी और पब्लिक कॉर्पोरेशन, जिसको रजिस्ट्रेशन करवाना मैंडेटरी है। इट रेफर्स टू दैट पब्लिक एंटरप्राइज विच इज़ क्रिएटेड बाय अ स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर। आपके ये क्वेश्चन आ सकता है कि स्टेट स्पेशल एक्ट के थ्रू कौन सा कॉर्पोरेशन एस्टेब्लिश की जाती है, तो आपका आंसर होगा स्टैट्यूटरी या फिर पब्लिक कॉर्पोरेशन। यही है जो स्पेशल एक्ट के थ्रू एस्टेब्लिश की जाती है। अब जो पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर है वो प्रोवाइड करती है इसके मैनेजमेंट एंड मेथड्स ऑफ रनिंग देम, देयर पावर एंड प्रिविलेजेस आर डिटरमाइंड एंड देयर रिलेशन विद द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट आर स्पेसिफाइड। जो पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर है वही ये सब फिक्स करती है। सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस, इसकी अपनी सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस होती है, मतलब इसका अपने नाम पर ये एसेट्स रख सकती है। ये आप ध्यान रखना, सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस का हर जगह मतलब होता है कि अपने नाम पर एसेट्स रख सकती है, किसी के खिलाफ फाइल शूट कर सकती है और कोई इसके खिलाफ कर सकता है, इसकी अपनी अलग आइडेंटिटी होती है। ये फुली ओन्ड गवर्नमेंट के द्वारा होती है, बट इनको हैव द राइट टू गेट लोन फ्रॉम पब्लिक। जैसे डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग पब्लिक से लोन नहीं ले सकती, बट ये ले सकते हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर आर नॉट शोन इन द बजट, इसके जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर है वो बजट में नहीं दिखाई जाते। जैसे आप एग्जाम्पल ले लीजिए, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इंडियन एयरलाइंस, एयर इंडिया एक्सेट्रा, ये सब इसके अंदर आएगा। एग्जाम्पल आप जरूर याद रखना, क्योंकि एग्जाम्पल के थ्रू हमें चीज़ें याद रहती हैं। फीचर्स ऑफ पब्लिक कॉरपोरेशन, अब इसके फीचर्स क्या है। फॉर्मेशन, इसकी फॉर्मेशन कैसे की जाती है, अभी मैंने आपको बताया, पार्लियामेंट या स्टेट असेंबली है वो एक स्पेशल एक्ट के थ्रू इसको फॉर्म करती है। ओनरशिप, इसकी जो ओनरशिप होती है वो कम्प्लीटली गवर्नमेंट के या स्टेट के हैंड्स में होती है या फिर जॉइंटली हैंड्स में होती है। ये ध्यान रखना है, इसमें लोकल के हैंड्स में नहीं होती है। इसका जो मैनेजमेंट होता है वो नॉमिनेटेड डायरेक्टर्स होते हैं गवर्नमेंट के, उनके द्वारा किया जाता है। फाइनेंसिंग जो होती है वो कहाँ से होती है, गवर्नमेंट के द्वारा की जाती है। अगर नीड पड़ती है तो वो पब्लिक से भी फाइनेंस को बोरो कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट्स, अपॉइंटमेंट्स किसके द्वारा की जाती है, इनके खुद के रूल्स होते हैं। अभी बताया सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी होती है इनकी, तो अपॉइंटमेंट होती है वो खुद के रूल्स होते हैं, उसके अकॉर्डिंग ये रेमुनरेशन देते हैं, उसके अकॉर्डिंग अपॉइंटमेंट्स करते हैं। द सर्विस कंडीशंस आर फिक्स्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बट जो सर्विस कंडीशंस है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फिक्स करते हैं। और जो इसके जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ नहीं बोला जाता। जैसे डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के जितने भी एम्प्लॉयज़ होंगे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं, इसके सभी एम्प्लॉयज़ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ नहीं होते हैं। सेपरेट लीगल एंटिटी, इसकी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, जैसे औरों की होती है, ये अपने नाम पर एसेट्स रख सकती है, इसके खिलाफ कोई फाइल शूट कर सकता है, ये किसी के खिलाफ फाइल शूट कर सकती है। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी का मतलब इसमें कोई पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं है, ये अपने डिसीजन लेने के लिए, अपने रूल्स बनाने के लिए फ्री होती हैं।
बस एक बार इनको ये पार्लियामेंट और स्टेट असेंबली के थ्रू क्रिएट की जाती हैं, बाकी ये उसका पावर का खुद से पूरा यूटिलाइजेशन कर सकती हैं। अब इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स क्या है पब्लिक कॉरपोरेशन की। मेरिट्स, ऑटोनॉमी इन ऑपरेशन, मतलब खुद के रूल्स होते हैं तो ऑटोनॉमी रहती है ऑपरेशन में, अपनी मर्ज़ी से कैसे भी कर सकती है। अपनी मर्जी होती है तो डिसीजन लेने में इजी रहता है, क्विक डिसीजन लिए जा सकते हैं। एफिशिएंट मैनेजमेंट होता है इसके थ्रू, क्योंकि जो मेंबर्स होते हैं वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होने ज़रूरी नहीं है, प्राइवेटली भी हायर किए जा सकते हैं, तो इसीलिए वो यहाँ पर एफिशिएंट मैनेजमेंट रहता है। सोशल सर्विस मोटिव, इसका जो मेन मोटिव है वो सोशल सर्विस है, लेकिन सेकेंडरी जो मोटिव है वो प्रॉफिट अर्न करना भी है। प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट, क्योंकि जो पार्लियामेंट और स्टेट असेंबली है ये इनको आंसर देना होता है पब्लिक को, तो इसीलिए पब्लिक के इंटरेस्ट में प्रोटेक्ट रहती है, सभी चीज़ों का यूटिलाइजेशन करती है, प्रॉपर यूटिलाइजेशन होता है, किसी की पब्लिक की चीज़ को नुकसान नहीं पहुंचता। लिमिटेशंस, इसकी लिमिटेशंस क्या है। इनकम्प्लीट ऑपरेशनल ऑटोनॉमी, ये कहने के लिए तो ऑटोनॉमी है, इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी है, बट फिर भी कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस रहता ही है, क्योंकि ये है तो एक तरीके से गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर ही, तो वहाँ पर गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस रहता ही है। लैक ऑफ कॉम्पिटिटिव फीलिंग्स, क्योंकि गवर्नमेंट होती है तो उसके अंदर वहाँ पर प्रॉफिट अर्न करना मेन मोटिव नहीं होता, तो कॉम्पिटिटिव फीलिंग्स नहीं आ पाती। इग्नोरिंग सर्विस मोटिव, यहाँ पर जहाँ पर दो चीज़ें हो जाती है, जैसे सर्विस भी आ गया और प्रॉफिट भी आ गया, तो आप किसको करोगे। पहले कहीं ना कहीं देखना आप प्रॉफिट मोटिव ही रह जाता है, वहाँ पर सर्विस एक टाइम पर साइड आउट कर दी जाती है, बट लेकिन असल में सर्विस मोटिव मेन होना चाहिए और प्रॉफिट मोटिव साइड में होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा थर्ड लास्ट वन, दैट इज़ गवर्नमेंट कंपनी। ये भी इनकॉर्पोरेटेड के अंदर आती है, मतलब जिसको रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी होता है। इट मीन्स अ कंपनी विच हैज़ अ मिनिमम ऑफ 51% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल इन द नेम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और पार्शियली वन और मोर स्टेट गवर्नमेंट्स। ये देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट है, या फिर पार्शियली एक गवर्नमेंट भी हो सकती है स्टेट गवर्नमेंट, और एक से ज़्यादा भी स्टेट गवर्नमेंट हो सकती है, बट ये ध्यान रखना इसमें लोकल गवर्नमेंट नहीं इंक्लूड की जाती है। इसके जो शेयर्स है वो तो फुली ओन्ड हो सकते हैं या फिर पार्शियली भी हो सकते, नहीं सॉरी, दो टाइप के होते हैं, जहाँ पर मिनिमम 51% होने चाहिए और उससे ऊपर कितने भी हो सकते हैं। 51% से ऊपर कितना भी हो सकता है, मिनिमम 51% होना तो ज़रूरी ही है। अब गवर्नमेंट बिकम्स अ मेजर शेयर होल्डर, इसके थ्रू क्या होता है, जब 51% आ गए तो ऑब्वियसली आप मेजर शेयर होल्डर बन जाते हो, मोर देन 50 होते ही आप मेजर शेयर होल्डर की कंडीशन में आ जाते हो। मेक यूज़ ऑफ ऑल द राइट्स ऑफ अ शेयर होल्डर थ्रू द मीडियम ऑफ मिनिस्ट्री कंसर्न और द कैबिनेट ऑफ और द हेड ऑफ द स्टेट, तो सारे राइट्स का यूज़ करती है ये अपने, जैसे मिनिस्ट्री कंसर्न बोला गया। इफ़ द लोकल गवर्नमेंट्स और द कॉरपोरेशंस एक्वायर 51% और मोर ऑफ द कैपिटल कैन नॉट बी ट्रीटेड एज अ गवर्नमेंट कंपनी। मैंने अभी बताया लोकल गवर्नमेंट का नहीं लेना है आपको, अगर उसका 51% बनता है तो वो गवर्नमेंट कंपनी के अंडर नहीं आएगा। ये आपको कंफ्यूज कर सकती हैं चीज़ें, इसलिए इनको ध्यान से देखना आप। इसका जो रजिस्ट्रेशन होता है वो इंडियन कंपनीज एक्ट 1956 के थ्रू ही होता है। इसके एग्जाम्पल है जैसे हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, भेल, यानी इस तरीके से। ये मैंने वो एग्जाम्पल लिए आपके जो आप इजीली, जो आपको पता है, जो नाम सुनने में आते हैं, जो आप लर्न कर सकते हैं इनको, तो इसलिए कम से कम एक दो नाम तो आप ज़रूर याद कीजिएगा। फीचर्स, इसके फीचर्स क्या है। फॉर्मेशन, इसकी जो फॉर्मेशन होती है, जैसे प्राइवेट सेक्टर होता है, इंडियन कंपनीज एक्ट 1956 के थ्रू उसको करवाना पड़ता है, वैसे ही इसमें भी किया जाता है। हाँ, बस इसमें थोड़ी सी, क्योंकि गवर्नमेंट का है तो रिलैक्सेशन हो जाती है। ओनरशिप, इसकी जो ओनरशिप होती है वो मिनिमम 51% पेड अप शेयर कैपिटल सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट या फिर पार्शियली वन और मोर स्टेट गवर्नमेंट होनी चाहिए। मैनेजमेंट, इसका जो मैनेजमेंट होता है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के थ्रू किया जाता है, जो किसके द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं, गवर्नमेंट के थ्रू नॉमिनेट किए जाते हैं। इसकी जो फाइनेंसिंग होती है वही गवर्नमेंट के द्वारा की जाती है या और पब्लिक के द्वारा भी की जा सकती है। अपॉइंटमेंट्स, इसकी भी ऑन सर्विस कंडीशंस होती हैं और एम्प्लॉयज़ होते हैं वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ नहीं होते, बस ध्यान रखना, बस डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के सारे एम्प्लॉयज़ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं, बाकियों के नहीं होती। सेपरेट लीगल एंटिटी, इसकी अपनी लीगल एंटिटी होती है, ये अपने नाम से एसेट रख सकती है, अपने नाम से इसके ऊपर कोई सूट फाइल कर सकता है और कोई ये किसी के ऊपर कर सकती है। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी, इसके खुद के रूल्स होते हैं, तो ये खुद सारा एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी होती है इसकी, ये अपने हिसाब से रूल बनाती है, अपने हिसाब से इनका इंटरनल मैनेजमेंट होता है। अब जो गवर्नमेंट कंपनीज़ हैं इसकी मेरिट्स क्या हैं। इजी फॉर्मेशन, इसके लिए कोई एक्ट पास करवाने की ज़रूरत नहीं होती, इसका फॉर्मेशन इजी हो जाता है, बस रजिस्ट्रेशन करवाना होता है इसका,
ऑटोनॉमी इन ऑपरेशन, ऑपरेशन में ऑटोनॉमी होते हैं, अपने रूल्स होते हैं, अपने हिसाब से कुछ भी किया जा सकता है। जब अपने रूल्स होते हैं तो फ्लेक्सिबिलिटी भी रहती है, आप अपने हिसाब से कुछ भी चेंज कर सकते हैं और डिसीजन भी क्विक हो जाते हैं वहाँ पर। इजी फाइनेंसिंग, फाइनेंस इजीली प्रोवाइड हो जाता है क्योंकि गवर्नमेंट का है तो इजीली हो सकता है। अगर वहाँ कुछ प्रॉब्लम आती है तो कुछ और नीड अराइज होती है तो पब्लिक से लिया जा सकता है। बेनिफिट ऑफ प्राइवेट पार्टिसिपेशन, क्योंकि इसमें आधा पार्टिसिपेशन प्राइवेट भी होता है तो इसलिए वहाँ पर प्राइवेटली उसके आपको फ़ायदे हो जाते हैं, जैसे मैनेजमेंट अच्छा हो जाता है, काम और अच्छे से होता है, प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो जाता है। अब इसकी लिमिटेशंस, इनकम्प्लीट ऑपरेशनल ऑटोनॉमी, जैसे हमने पब्लिक कॉरपोरेशन में किया था, है तो गवर्नमेंट कंपनी ही, कहीं ना कहीं पब्लिक गवर्नमेंट का तो इंटरफेरेंस रहेगा ही। कहने की बात है कि नहीं होता, ऑटोनॉमी उनकी खुद की होती है, बट फिर भी उनका गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस रहता ही है। नो कंटिन्यूटी इन पॉलिसीज़, क्योंकि खुद की पॉलिसी होती है, कभी भी चेंज कर सकते हैं, इसलिए उनकी कंटिन्यूटी नहीं होती इसमें। लैक ऑफ प्रोफेशनल एफिशिएंसी, क्योंकि गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस रहता है, गवर्नमेंट अपने तरीके से अपॉइंट करती है तो वो प्रोफेशनल एफिशिएंसी यहाँ पर कम रहती है। फियर ऑफ पब्लिक अकाउंटेबिलिटी, इसकी जो एनुअल रिपोर्ट है वो पार्लियामेंट को सबमिट करवानी पड़ती है, तो इसलिए पब्लिक को जवाब देने की इनको फियर रहता है कि हाँ हमें पब्लिक को जवाब देना है। चेंज, तो इसीलिए जो गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ है ऐसे ट्रिक करते हैं, ऐसे अपनाते हैं कि उनको कुछ गलत या फिर कुछ ऐसी रिपोर्ट ना सेंड करें जो उनके फेवर में ना हो। चेंजिंग रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर, देखिए पहले पब्लिक सेक्टर क्या था और अब क्या है, उसके अंदर चेंज करने की क्यों ज़रूरत पड़ी। आपको पता ही है पब्लिक सेक्टर में कुछ ना कुछ लिमिटेशंस हैं, वहाँ के एम्प्लॉयज़ थोड़ा कम काम करते थे पहले, तो इसीलिए उसमें उसके रोल को चेंज करने की ज़रूरत पड़ी ताकि हमारी इंडस्ट्री है वो अच्छे से डेवलप हो पाए। तो उसमें क्या क्या चेंजेस हुए हैं। फर्स्ट, रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ़ रिजर्व्ड इंडस्ट्रीज़, देखिए पहले 1991 से पहले 17 इंडस्ट्रीज़ थी, उनको रिड्यूस करके 3 इंडस्ट्रीज़ हो गई है जो पब्लिक सेक्टर के अंडर है, जैसे एटॉमिक एनर्जी, आर्मी एंड रेल ट्रांसपोर्ट। प्रोफेशनल मैनेजमेंट, पहले जो प्रोफेशनल मैनेजमेंट था वो किसके द्वारा किया जाता था, जो आईएएस ऑफिसर्स थे उन्हीं के थ्रू किया जाता था। उनके पास ऑलरेडी इतना काम होता था और मैनेजमेंट भी उन्हीं को करना होता था, तो थोड़ी प्रॉब्लम रहती थी। बट अब क्या हुआ है, उसको रिमूव कर दिया गया और जो मैनेजरियल एफिशिएंसी है वो पब्लिक सेक्टर से हटाकर जो प्रोफेशनल मैनेजर्स हैं उनके थ्रू की जाने लगी है। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मेमोरेंडम ऑफ अंडरटेकिंग्स यानी MOU कंसेप्ट, अब इसमें क्या होता है, गवर्नमेंट है वो सेट करती है डेफिनेट परफॉर्मेंस टारगेट कि उनको आपको अचीव करना है और फ्रीडम दे देती है उनको अचीव करने के लिए। अगर वो अचीव हो जाते हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है मैनेजर की, वो क्लियर हो जाती है, नहीं तो फिर आप रिस्पॉन्सिबल उसके लिए हो जाओगे, नहीं होंगे तो। जब आपको टारगेट दे दिया जाता है तो आपको फुलफिल करना पड़ता है, नहीं तो आप उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाओगे। प्राइवेटाइजेशन ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज, इसका क्या मतलब है प्राइवेटाइजेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्राइवेटाइजेशन किया गया, जो पब्लिक सेक्टर है वो उसके जो शेयर्स थे, गवर्नमेंट ने उसको शेयर्स को प्राइवेटली हैंड्स में दे दिया, उसमें डिसइन्वेस्टमेंट कर ली अपनी, मतलब उसकी जो इन्वेस्टमेंट थी वो हटा दी और प्राइवेट सेक्टर्स के हैंड्स में दे दिया, तो उसको बोला गया प्राइवेटाइजेशन। क्योंकि पब्लिक सेक्टर में काम हो नहीं रहा था, बहुत सी यूनिट्स थी जो काम कर नहीं पा रही थी, इसलिए प्राइवेटली हैंड्स में गया वो काम। रिवाइवल थ्रू द बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन यानी BIFR की स्थापना की गई ताकि जो सिक यूनिट्स हैं उनको उभारा जा सके, वो उनको फाइनेंशियल अगर कुछ प्रॉब्लम है, कुछ और चीज़ की प्रॉब्लम है तो उनको वो कवर अप किया जा सके। प्रोविज़न ऑफ नेशनल रिन्यूअल फंड NRF, देखिए ये कब स्थापित किया गया, ये Feb 1992 में सेटअप किया गया इसका, टू प्रोवाइड हेल्प टू दोज एम्प्लॉयज़ हु आर ईदर इन सरप्लस और हैव रिटायर्ड वॉलंटरी। पब्लिक सेक्टर में बहुत सारे ऐसे एम्प्लॉयज़ थे जो सरप्लस थे या जिन्होंने अपनी मर्ज़ी से रिटायरमेंट ले ली, उनकी हेल्प करने के लिए NRF की स्थापना की गई। अब आता है हमारा जॉइंट सेक्टर। 3 सेक्टर थे हमारे, प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर एंड जॉइंट सेक्टर और जॉइंट एंटरप्राइजेज। जॉइंट सेक्टर होता है, नाम से ही पता चल रहा है, पब्लिक सेक्टर प्लस प्राइवेट सेक्टर इज इक्वल टू जॉइंट सेक्टर। इट रेफर्स टू द सेक्टर ऑफ बिजनेस अंडर विच पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेज आर पार्टनर, जिसमें ये दोनों पार्टनर होते हैं। इन इंडिया इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1956 रिकॉग्नाइज्ड द नेसेसिटी ऑफ जॉइंट सेक्टर फॉर द फर्स्ट टाइम एंड पॉइंटेड आउट गवर्नमेंट शुड बी अ पार्टनर। ये ध्यान रखना आप कि जो सबसे पहले इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1956 है, उन्होंने पॉइंट आउट किया कि गवर्नमेंट को पार्टनर बनना चाहिए, तब जाकर ये चीज़ हुई है। इट इज़ बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी, जैसे मिक्स्ड इकोनॉमी होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का काम होता है, वैसे ही ये होता है पब्लिक सेक्टर प्लस प्राइवेट सेक्टर का काम। इसका जो मैनेजमेंट होता है वो प्राइवेट सेक्टर के हैंड्स में होता है क्योंकि वो अच्छे से कर पाते हैं, और जो कंट्रोल होता है वो गवर्नमेंट के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नॉमिनेट करती है उनके द्वारा किया जाता है।
इसकी जो पेड अप कैपिटल है वो अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू होती है। जैसे कि गवर्नमेंट क्या है उसका 26%, प्राइवेट सेक्टर का 25% और पब्लिक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है उनका 49% रहेगा पेड अप कैपिटल का। आप एग्जाम्पल ले सकते हैं मद्रास फर्टिलाइजर्स एंड गुजरात फर्टिलाइजर्स। अब देखिए, अब हमने कुछ बातें की हैं जो ये चीज़ है ये मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको करवा रही हूँ। पब्लिक कंपनी, पब्लिक सेक्टर, पब्लिक कॉरपोरेशन, सब में पब्लिक वर्ड आ रहा है। पब्लिक का नाम सुनते ही हम उसको गवर्नमेंट से कनेक्ट कर लेते हैं, बट ये देखिए इनमें डिफरेंस क्या है। पब्लिक कंपनी ये है प्राइवेट सेक्टर के अंदर, ये ध्यान रखना। प्राइवेट सेक्टर में हमने कंपनी ऑर्गेनाइजेशन में 2 पार्ट किए थे, प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी, जो यूज़ करती है किस वर्ड को, लिमिटेड वर्ड को यूज़ करती है, जिसकी 5 कंडीशन, जो प्राइवेट कंपनी की 5 कंडीशन थी कि वो अपने शेयर ट्रांसफ़र नहीं कर सकती, पब्लिक को इन्वाइट नहीं कर सकती, वो सब पूरी करने की कोई ज़रूरत नहीं होती, मतलब जो एक प्राइवेट कंपनी नहीं है। इसके एग्जाम्पल है जैसे एक्सिस बैंक, इन्फोसिस, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड। और जो प्राइवेट सेक्टर है वो किसके, प्राइवेट इंडिविजुअल्स या फिर उसके ग्रुप्स के हैंड्स में उसकी ओनरशिप होती है। अब जो पब्लिक सेक्टर है, पब्लिक सेक्टर जिसकी ओनरशिप गवर्नमेंट के हैंड्स में होती है, और जैसे आपने देखा होगा गवर्नमेंट का साइन बोर्ड होता है, एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग, इसको सेक्टर या एंटरप्राइजेज भी बोला जाता है। इसके अंडर आता है हमारा स्टैट्यूटरी और पब्लिक कॉरपोरेशन जो इनकॉर्पोरेटेड होता है, जिसको रजिस्ट्रेशन करवाना मैंडेटरी होता है। पब्लिक कॉरपोरेशंस क्या होता है, जो एक स्पेशल एक्ट के थ्रू पार्लियामेंट के स्टेट असेंबली के स्पेशल एक्ट के थ्रू क्रिएट किया जाता है। एग्जांपल है जैसे LIC, RBI, FCI एक्सेट्रा, ये आता है पब्लिक सेक्टर के अंडर। मतलब पब्लिक सेक्टर और पब्लिक कॉरपोरेशन एक दूसरे एक के पार्ट हैं, और प्राइवेट सेक्टर है वो एक अलग से है, वो उसके अंडर आती है पब्लिक कंपनी। अब है पॉइंट हमारा मल्टीनेशनल कंपनीज। मल्टीनेशनल कंपनी को ग्लोबल एंटरप्राइजेज भी बोला जाता है, ग्लोबल कॉरपोरेशंस भी बोला जाता है। दोज कंपनीज विच आर हैविंग देयर बिजनेस इन मोर देन वन कंट्री, जो एक से ज़्यादा कंट्री में जिनका बिजनेस होता है। नॉर्मली सुनने में आता है आजकल, तो कोई बड़ी बात नहीं है, MNCs बोला जाता है मल्टीनेशनल कंपनीज। जैसे विप्रो, टाटा मोटर्स, एशियन पेंट्स, ये इंडिया की कंपनीज़ हैं और इन्होंने अपना ये बाहर फ़ॉरेन में भी हैं। और जैसे फ़ॉरेन की कंपनीज़ हैं कैडबरी, कोको कोला, पॉन्ड, सैमसंग, पेप्सी, और ये इंडिया में भी हैं। इट इज़ रजिस्टर्ड इन वन पर्टिकुलर कंट्री, ये एक पर्टिकुलर कंट्री में रजिस्टर्ड होती है, बट हुज प्रोडक्ट्स आर प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड इन वेरियस अदर कंट्रीज़, बट जिसके प्रोडक्ट दूसरी कंट्रीज़ में भी प्रोड्यूस किए जाते हैं और सेल किए जाते हैं। अब इसका जो फीचर्स हैं, सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट, इसका मैनेजमेंट होता है सेंट्रलाइज्ड होता है, मतलब एक जगह पर इसका मैनेजमेंट किया जाता है और वहाँ से इसकी कमांड सारी चलती है। वर्ल्ड वाइड स्प्रेड ऑफ बिजनेस, जैसे अभी देखा कि मोर देन वन कंट्री है तो वो पूरे वर्ल्ड में स्प्रेड हो जाता है इनका बिजनेस। बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट, क्योंकि दूसरे देशों में भी भेजना होता है। आप देखिए जब मेहमान आते हैं उनको खिलाते हो तो अच्छा ही खिलाते हो ना, तो वैसे ही ये जब कहीं और भेजने हैं तो बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। एक्सेस टू इंटरनेशनल मार्केट, ये इंटरनेशनल मार्केट को में एक्सेस करता है, जब दूसरे देश में भेजा जाएगा तो उसकी मार्केट को भी कैप्चर कर लेता है। लार्ज साइज़, ये बहुत बड़े लार्ज स्केल पर होता है, लार्ज प्रोडक्शन होता है तो इसका साइज़ भी बहुत लार्ज होता है, बहुत सारी एसेट्स होती हैं इसमें। स्पेशल अटेंशन टू एडवर्टीजमेंट, ये देखना इन सभी प्रोडक्ट्स की बहुत सारी एडवर्टीजमेंट्स आती हैं, आप नॉर्मली भी देख सकते हो, तो एडवर्टीजमेंट पर स्पेशल अटेंशन दी जाती है, तभी तो इनके प्रोडक्ट इतने सेल होते हैं। MNCs, इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या है। एडवांटेजेस, इंक्रीज़ इन फॉरेन इन्वेस्टमेंट, इससे जो है फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ जाती है, फ़ॉरेन की जो मनी है वो हमें मिल जाती है, फ़ॉरेन में इन्वेस्टमेंट भी किया जा सकता है। इंक्रीज़ इन एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाता है, जब एक देश से दूसरे देश में जाते हैं वहाँ काम करवाते हैं तो एम्प्लॉयमेंट ऑब्वियसली बढ़ेगा ही, वहाँ के लेबर लेनी पड़ेगी हमें। प्रॉपर यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, दूसरी जगह के रिसोर्सेज का पूरा यूज़ किया जाता है, इतने बड़े लार्ज स्केल पर होता है तो सारे रिसोर्सेज को प्रॉपर यूज़ किया जाता है। टेक्निकल डेवलपमेंट, एक दूसरे देश की नई टेक्निक्स का पता चलता है, वहाँ की नई टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं, एक देश से दूसरे देश में वो टेक्निक चली जाती है, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट होती है। एंड ऑफ लोकल मोनोपोली, अब जब लोकल मोनोपोली का केस आता है, जैसे एक एरिया में एक ही पर्सन ज़्यादा मोनोपोली कर रखा है, वही कर रहा है, तो जब MNCs आती हैं तो वो उसको लोकल मोनोपोली वहाँ पर कम हो जाती है। मैनेजरियल डेवलपमेंट, क्योंकि ये देखिए जब एक से ज़्यादा दूसरे देश के मैनेजर्स होते हैं, हमारे देश के मैनेजर्स होते हैं, जब मिलकर एक दूसरे का काम देखते हैं, पता चलता है कि ऐसे करना है, तो उससे मैनेजरियल डेवलपमेंट भी बहुत अच्छे से इंक्रीज़ होती है। इंक्रीज़ इन एक्सपोर्ट बढ़ता है, ऑब्वियसली MNCs हैं उसमें एक्सपोर्ट तो होगा ही, इतना प्रोडक्ट बनता है, अच्छी क्वालिटी का बनता है तो वहाँ पर एक्सपोर्ट इंक्रीज़ होता है।
और एक्सपोर्ट ऐसे भी इंक्रीज़ होता है, जो हमारे जो लोकल हैं वो सोचते हैं कि हाँ हम भी ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं, उनको भी मशीन्स के बारे में, मैनेजरियल एक्सपर्ट्स के बारे में सब पता चल जाता है, तो वो भी ज़्यादा प्रोडक्शन करते हैं और अपने प्रोडक्ट को बहुत अच्छी क्वालिटी का बनाकर वो भी एक्सपोर्ट करते हैं। डिसएडवांटेजेस, डेंजर फॉर डोमेस्टिक कंट्री। देखिए, जिस कंट्री में अगर कोई एमएनसी है, उसकी जो लोकल प्रोडक्ट है उसको तो खतरा होगा ही, क्योंकि जब दूसरा प्रोडक्ट आ जाएगा कहीं कुछ लोग तो वहाँ पर भी जाएंगे, तो उसकी डेंजर रहता है। रिपाट्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स, जो इसका प्रॉफिट है उसको डिवाइड हो जाता है, तो जैसे हमारी इंडिया में है, कोई दूसरी आती है तो यहाँ का प्रॉफिट उनको चला जाता है। इंटरवेंशन ऑफ इन लोकल पॉलिटिक्स, जो एमएनसीज़ हैं वो जो लोकल पॉलिटिक्स है उसमें इंटरवेंशन करने लग जाते हैं, जो कि गलत बात है। एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज है, कोई दूसरा है वो उसका, जैसे हम उसका अच्छे से यूटिलाइज़ कर रहे हैं, कोई दूसरा उसको यूटिलाइज़ नहीं करेगा ना। जैसे हम अपनी चीज़ों को संभाल कर रखते हैं, कोई दूसरा उस चीज़ को इतना संभाल कर नहीं रखता। नो बेनिफिट्स टू पुअर पीपल, इसका जो मेन बेनिफिट होता है वो रिच पीपल्स को ही होता है, पुअर पीपल को इसका बेनिफिट ज़्यादा नहीं होता। अब है हमारा जॉइंट वेंचर्स देखिए, जब जॉइंट वेंचर जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर किसी काम को करते हैं, किसी एक स्पेशल काम को करते हैं मेन मोटिव से, तो उसको बोला जाता है जॉइंट वेंचर। अब हम कंट्रीज़ के हिसाब से देख रहे हैं। व्हेन टू बिजनेस एंटरप्राइजेज एग्री टू जॉइन टुगेदर फॉर अ कॉमन ऑब्जेक्टिव एंड म्यूचुअल गेन, जब दो बिजनेस एंटरप्राइजेज इकट्ठी हो जाती हैं कॉमन ऑब्जेक्टिव को प्राप्त करने के लिए, तो उसको बोला जाता है जॉइंट वेंचर। दिस टू बिजनेस एंटरप्राइजेज, ये प्राइवेट भी हो सकती है, गवर्नमेंट ओन्ड भी हो सकती है और फॉरेन कंपनी भी हो सकती है। अब जब फॉरेन कंपनी होती है तो इंटरनेशनल बिजनेस में क्या होता है, जॉइंट वेंचर का मतलब डोमेस्टिक एंटरप्रेन्योर होगा प्लस फॉरेन एंटरप्रेन्योर होगा, तो उससे पार्टनरशिप बन जाएगी इंटरनेशनल बिजनेस के हिसाब से। इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं? ईजी एंट्री इन द ओवरसीज़ मार्केट। देखिए, हम वैसे तो दूसरी जगह पर, आप देखना दूसरे स्टेट में जाने में आप ऐसे खुद से नहीं जाओगे अगर, लेकिन आपका कोई रिश्तेदार होगा आप चले जाओगे ना इजीली। वैसे ही बिल्कुल सेम है, अगर फॉरेन का कोई आपका पार्टनर है तो आप इजीली उसकी मार्केट में जा सकते हो, वही सेम चीज़ है। सेकंड, रिस्क इज़ मिनिमाइज्ड। एक बंदा अकेला रिस्क सहे, एक दो बंदे हों तो रिस्क मिनिमाइज़ हो जाता है वहाँ पर। टेक्नोलॉजिकल बेनिफिट्स, दूसरे देश के टेक्नोलॉजी का पता चल जाता है, उसके बेनिफिट्स हो जाते हैं हमें। कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ, इससे कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ होती है, आप कंपटीशन को अच्छे से देख सकते हैं, अच्छे से उसको में पार्ट ले सकते हैं, उसमें आप अच्छे से खड़े हो सकते हैं, उस कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ आपकी बढ़ती है। रिडक्शन इन कॉस्ट में रिडक्शन आता है, क्योंकि दो पर्सन है वो कहीं ना कहीं ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे तो उससे कॉस्ट कम आएगी, एक देश से दूसरे देश में भी जाएगा सामान। लास्ट टॉपिक हमारा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, PPP। इट रेफर्स टू द इन्वॉल्वमेंट ऑफ प्राइवेट सेक्टर इन द गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स एम्ड एट पब्लिक बेनिफिट इन द फॉर्म ऑफ मैनेजमेंट एक्सपर्टाइज एंड मॉनिटरी कंट्रीब्यूशन। देखिए, गवर्नमेंट ने प्राइवेट सेक्टर्स की इन्वॉल्वमेंट कर दी ताकि उनकी जो मैनेजमेंट एक्सपर्टाइज है और उनकी जो मॉनिटरी कंट्रीब्यूशन है उसकी हेल्प ली जा सके पब्लिक के बेनिफिट के लिए, क्योंकि कई काम ऐसे होते हैं जहाँ पर पब्लिक सेक्टर बहुत अच्छे से नहीं कर पाता, वहाँ पर प्राइवेटली ही उसको हैंडल किया जाता है। इट इज़ द लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप, ये लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप होती है। 1990 से देयर हैज़ बीन अ रैपिड राइज ऑफ द PPs अक्रॉस द वर्ल्ड, क्योंकि इकोनॉमी को अच्छे से डेवलप करने के लिए, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए, इन सब चीज़ों के लिए, कंट्री के डेवलपमेंट के लिए प्राइवेट सेक्टर्स का लेना बहुत ज़रूरी था। इसके लिए जो डिफरेंट एरियाज देखिए, जैसे ट्रांसपोर्ट है उसमें रोड्स, रेलवेज़, ब्रिजेज़, एजुकेशन में स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, हेल्थ केयर में हॉस्पिटल्स, वाटर में कलेक्शन, ट्रीटमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन, वेस्ट मैनेजमेंट के लिए जैसे कलेक्शन एंड वेस्ट टू एनर्जी प्लांट्स, जो वेस्ट मैनेजमेंट है उनको कलेक्ट करना, फिर उस वेस्ट को यूज़ करना, एनर्जी प्लांट्स में कन्वर्ट करना, ये सब आएगा, ताकि कि प्राइवेट सेक्टर इन कामों को बहुत अच्छे से हैंडल कर लेता है, तो यहाँ पर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बन जाती है। ये था हमारा 3rd चैप्टर, जो एक ही वीडियो में हमारा कंप्लीट हो गया है।